सन 1897 में जे थॉमसन एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर वे इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो पता करते हैं और वे ये पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी मटेरियल से निकला हुआ क्यों ना हो, उसका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ से थॉमसन ये कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम का एक फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि एटम तो न्यूट्रल है, तो फिर निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एटम न्यूट्रल क्यों है? तो 1904 में थॉमसन ये प्रपोज करते हैं कि एटम के पूरे रीजन में पॉजिटिव चार्ज रहता है और इक्वल अमाउंट के चार्ज के इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एम्बेडेड रहता है, जिसके कारण एटम न्यूट्रल हो जाता है। अब इस प्रपोजल को वेरीफाई करने आते हैं थॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड गेगर और मार्स्टन से एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं जो कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे गेगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब इसका सेटअप एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बॉक्स है इसे देखते हैं। यहाँ पर ये लेड बॉक्स होता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखें तो बीच में इस जगह पे एक कैविटी है और यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग है। इस कैविटी में उन्होंने रखा बिस्मथ को, बिस्मथ 214 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसमें रेडियो एक्टिव डीके होता है, मतलब ये टूट जाता है। इस डीके के बारे में आप अगले चैप्टर में, न्यूक्लियाई चैप्टर में जाकर सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि रेडियो एक्टिव डीके होकर ये टूटता है और दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। उसमें से एक अल्फा पार्टिकल, बहुत एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल निकलता है। बेसिकली वो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है और वो बड़े तेजी से बाहर निकलता है। अब चूंकि वो हीलियम न्यूक्लियस है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो एमिट होता है उनमें से ज़्यादातर को ये लेड अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो सीधे पार हो रहा है वो इस लेड बॉक्स से, इस ओपनिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से देखिए इस लेड बॉक्स से इस तरह से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। अब सेटअप पे वापस आते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये इसका वॉल है इस सेटअप का, और यहाँ पर एक छोटा सा स्लिट है, ओपनिंग है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल अंदर जा सकता है। और अंदर होता है गोल्ड फॉयल, बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल, लगभग 200 नैनोमीटर का इसका थिकनेस होता है, मतलब ये बहुत बहुत पतला होता है। और जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से पार होगा उसे डिटेक्ट करने के लिए इस वॉल में रहता है गेगर काउंटर, जो कि उस अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करके कितना अल्फा पार्टिकल कहाँ तक पहुँच रहा है उसे डिटेक्ट करने के लिए ये गेगर काउंटर, जो कि इस वॉल में रोटेट कर सकता है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है अनडेविएटेड इस गोल्ड फॉयल से पार हो रहा है और बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल का सिग्निफिकेंट डेविएशन हो रहा है और बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर रहा है। ये पाया गया कि 1 डिग्री या उससे कम डेविएशन 99.86% अल्फा पार्टिकल्स का हो रहा है और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल का डेविएशन 1 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। और 8000 में से सिर्फ एक का डेविएशन 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है और लगभग 20,000 में से एक का कंप्लीट रिबाउंड हो रहा है, मतलब डेविएशन लगभग 180 डिग्री का हो रहा है। अगर इसे चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो चार्ट कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस डेविएशन के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे स्कैटरिंग एंगल भी कहा जाता है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये इंडिकेट कर रहा है कि किस एंगल में कितना पार्टिकल डिटेक्टेड हुआ। तो यहाँ पर देखिए बहुत कम एंगल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल डिटेक्टेड हो रहा है और जितना स्कैटरिंग एंगल बढ़ते जा रहा है वैसे ही नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का नंबर जो है ये घटते जा रहा है।
यहाँ से रदरफोर्ड सोचते हैं कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वहाँ पर पूरे एटम के पूरे रीजन में पॉजिटिव चार्ज था। तो अब अगर ऐसा हो और यहाँ पर हम अगर इसी गोल्ड फॉयल के क्रिस्टल को कंसीडर करें जहाँ पर बहुत सारे एटम्स हम देख रहे हैं, तो फिर जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसे तो कंप्लीटली रिबाउंड हो जाना चाहिए था, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स को। तो सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अगर एक छोटे से रीजन में सेंटर में सिचुएटेड हो और बाकी एटम अगर खाली हो, खाली जगह हो, तो फिर अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड पार हो सकता है और बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल जो कि बिल्कुल इस सेंटर के सीध में आ रहा वही यहाँ से रिबाउंड करेगा और जो इस सेंटर से बहुत क्लोजली पार हो रहा वो डेविएटेड होगा। यही सोचकर रदरफोर्ड ये प्रपोज करते हैं कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादातर मास उसके सेंटर में एक छोटे से रीजन में डेंसली कंसंट्रेटेड होता है। आगे चलकर उस छोटे से रीजन का नाम दिया गया था न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ उस खाली रीजन में रोटेट करते रहता है। इनको ऑर्बिट्स नाम दिया गया, जिन सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है उसे ऑर्बिट नाम दिया गया। अब चलिए देखते हैं इस ऑर्बिट के साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस जो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दूँ। ये एटम, मान ले कि इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है, इस एटम का एटॉमिक नंबर जो है ये है Z, और यहाँ पर जो रेडियस है इस ऑर्बिट का, लेट अस से कि वो रेडियस है R। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, अगर सर्कुलर पाथ में एक बॉडी रोटेट करे, लेट अस से कि इस इलेक्ट्रॉन का मास है m, तो फिर वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बनता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बनता है उसके लिए हमें पता होना होगा ये किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। लेट अस से ये v स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई r। ये हमें पता है, सर्कुलर मोशन के क्लासेस में हमने ये देखा था। अब इसके साथ, इस एक्सेलरेशन के साथ अगर हम इस मास को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर इस पे जो अंदर की तरफ लगा हुआ फोर्स है उस फोर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। और कौन वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स कितना होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना होगा कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है। देखिए, एटॉमिक नंबर Z का मतलब होगा कि यहाँ पर जो चार्ज है सेंटर में, न्यूक्लियस में जो चार्ज है ये होगा Z इंटू एलिमेंट्री चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है, वो है नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि Z इंटू E है, इंटू दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर नेगेटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन अगर हम लगाएंगे तो वो नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि फोर्स का डायरेक्शन हमने पहले ही पता लगा लिया है। यहाँ से ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो इंडिकेट ही कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है ये अंदर की तरफ है, तो वो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, जो कि ऑब्वियसली इस ऑर्बिट का रेडियस होगा r, उसका स्क्वायर। अब देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना होगा तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू उसका स्पीड का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस जगह से हम mv² पता कर सकते हैं आसानी से। अगर इक्वेशन के दोनों साइड को हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z
स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि हमने इक्वेशन के दोनों साइड को r से मल्टीप्लाई किया है। अगर हाफ mv स्क्वायर्ड हम पता करें तो यहाँ पर हाफ दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड में हाफ मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमें बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी भी पता कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है जो कि ZE होगा इनटू दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन अपेंड करना होगा, क्योंकि यही नेगेटिव साइन हमें बताएगा कि ये जो है दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट होने के कारण जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका। यहाँ हमें डिवाइड करना होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे, और यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बन जाएगा नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का, या फिर कहें इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का हम पता करें तो दोनों एनर्जीज को हमें जोड़ देना होगा। दैट मीन 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय R। इसके साथ इस टर्म को हमें जोड़ना होगा, मतलब -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर आप गौर करें 8 और 4 को अगर छोड़ दें तो बाकी जो टर्म्स हैं सारे टर्म्स सेम हैं। तो 1/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/8। तो बाकी टर्म्स जो सेम हैं उसे यहाँ पर लिख दें ZE स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय R। तो ये हो गया टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी हमें मिला, जो कि एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस है R, और ये एक ऐसे एटम का इलेक्ट्रॉन है जिसका एटॉमिक नंबर है Z। तो ये बन गया टोटल एनर्जी। यहाँ पर टोटल एनर्जी में ये जो नेगेटिव साइन अपीयर कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बताएगा कि अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ये फ्री नहीं है, बाउंड है। अगर इसे इतना एनर्जी अगर इसे प्रोवाइड किया जाए तब जाके ये यहाँ से इस न्यूक्लियस से फ्री हो सकता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से आगे इसी मॉडल को मॉडिफाई करते हैं नील्स बोर। तो उसके लिए हमें जानना होगा बोर का एटॉमिक मॉडल कैसा है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो इन सब के बारे में अब हम आगे के वीडियोज़ में बात करेंगे। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।